जीवन अमारो। वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम छो, मजा। ओके, चलिए बेटा खुश हो। अब यहाँ पर आप लोगों को जो पॉइंट नेक्स्ट जो क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज क्लास एव्स, रेप्टाइल्स के बाद पक्षियों की ये बहुत ही प्यारी क्लास हम आज डिस्कस करेंगे और इनमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पक्षी आपको नजर आएंगे और इनसे रिलेटेड इन पक्षियों में क्या क्या बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, वो सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम पहले तो ये बात करते हैं कि पक्षियों का उद्भव किससे माना गया है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पक्षियों का उद्भव हुआ है सरीसृपों से। ओके, तो सरीसृप जो थे उनसे पक्षियों का उद्भव हुआ, इसका मतलब ये पक्षियों से तो एडवांस हुए। तो कौन कौन से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, ध्यान दीजिएगा बीच बीच में लेक्चर में कि कौन कौन से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक इनमें आए। एक तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं बता देता हूँ पहले कि बर्ड्स में आप देखते हैं कि अग्र और पश्च उपांग पाए हो जाते हैं, लेकिन इनके जो अग्र उपांग होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं बेटा? अग्र उपांग इनके फीदर्स यानी पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि पश्च उपांग पैर ही के रूप में मूवमेंट में ही काम करेंगे, बरोबर। और इनके अंदर अब एक और पॉइंट है कि सरीसृपों में जो स्किन थी उसके ऊपर क्या पाए जाते थे? उसके ऊपर उनमें पाए जाते थे भिंगड़ा, स्केल्स पाए जाते थे। इनमें जो है स्केल्स ही होंगे, लेकिन वो स्केल्स पैरों में तो स्केल्स के रूप में ही रहेंगे, लेकिन अग्र उपांग जो है, जो पंख हैं, उनके अंदर ये याद रखिए अग्र उपांगों में वही स्केल्स पंखों में रूपांतरित हो गए। तो याद रखिए पंख भी क्या है? स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है, पंख भिंगड़ा का ही रूपांतरण है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि ये इनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ये दर्शाता है कि पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से हुआ होगा। तो इनके पैरों में पाए जाने वाले जो स्केल्स है, इनके पैरों को देखने पर आपको दिखेंगे कि उनके ऊपर हल्के हल्के स्केल्स या भिंगड़ा लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। उससे पता लगता है कि इनका उद्भव सरीसृपों से हुआ होगा। और कब हुआ, कैसे सरीसृपों से हुआ, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। देखिए पक्षियों के हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। फीदर्स होते हैं इनमें, एयर ब्रीथिंग लंग्स पाए जाते हैं, एयर ब्रीथिंग करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड के बारे में याद रखिए, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सरीसृप तक क्या थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के साथ साथ चेंज होता रहता हो, बदलता रहता हो, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, है ना। उन्हीं के लिए हमने वर्ड यूज किया था पोइकिलोथर्मल या असमतापी। इनके लिए वर्ड यूज होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता। ऐसे जो प्राणी होते हैं उन्हें बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। अभी तक जितने भी हमने पढ़े उनमें वार्म ब्लडेड एनिमल की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो याद रखिए द फर्स्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट कौन से हैं? वो यही है पक्षी। तो याद रखिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज आता है वार्म ब्लडेड के लिए? होमियोथर्मल, ये वर्ड भी याद रखिएगा। और इसी के लिए गुजराती में बोले तो ये समतापी प्राणी है। प्रथम समतापी पृष्ठवंशी अगर पूछे जाए तो वो कौन है? वो है पक्षी या विहंग, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात दूसरी, हमने कहा कि इनका ओरिजिन सरीसृपों से हुआ है। कैसे सरीसृपों से हुआ है? डायनासोर जैसे सरीसृपों से हुआ है। ऐसे डायनासोर थे, देखा होगा डायनासोर मूवी में कि बहुत सारे डायनासोर उड़ भी सकते थे, ठीक है। तो उड़ने वाले जो डायनासोर जैसे जीव थे
उन्हीं सरीसृपों से बाद में इन पक्षियों का उद्भव हुआ। ओके, ध्यान दीजिए, बर्ड्स इवोल्व्ड इन द जुरासिक पीरियड फ्रॉम बाइपेडल डायनासोर रेप्टाइल्स। कौन से पीरियड में? जुरासिक पीरियड में बाइपेडल, दो पैरों से चलने वाले और उड़ने वाले डायनासोर जैसे सरीसृपों से इनका विकास, इनकी उत्क्रांति, इनका उद्भव हुआ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुरासिक पीरियड में कौन से एनिमल से? डायनासोर जैसे एनिमल से इनका उद्भव हुआ है। ये पॉइंट याद रखिए। दीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ग्लोरिफाइड का मतलब विकसित। ये इन्हें ऐसा कहा जाता है कि ये विकसित या ग्लोरिफाइड, बहुत ही ग्लोरिफाइड मतलब कि बहुत उन्नत किस्म के सरीसृप हैं। ऐसा किसने कहा था? हेक्सले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि बर्ड्स बेसिकली ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स हैं। ओके, और ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे इंडिया के बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बर्ड्स पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की है, डॉक्टर सलीम अली। इन्हें इंडिया के बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, याद रखिएगा इनका नाम। ये इंडिया के ही और ये बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड में इसी चीज़ के लिए, पक्षियों के अंदर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। ओके, तो चलिए, ये हैबिट और हैबिटेट के बारे में क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी के अंदर अगला पॉइंट, हैबिट और हैबिटेट में ही पक्षी हर जगह पाए जाते हैं। सी एंड मोस्ट आइसलैंड, इवन इतने ठंडे ठंडे जो प्रदेश हो गए, आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, चाहे कितनी ऊंची चोटी हो पहाड़ों की, चाहे कितने ही नीचे तक समुद्र में जाना हो, हर जगह पर पक्षी पाए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में भी रहते हैं, वो भी पक्षी हैं। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे उनके बारे में एक एक करके। बट हर जगह ये क्यों पाए जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ फ्लाइट। इनमें जो उड़ने की क्षमता है उसके कारण, और ये क्षमता कैसे आई वो भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इनमें जो उड़ने की क्षमता है उसके कारण माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाइयों पर भी बड़े आसानी से रह सकते हैं, जहाँ पर दूसरे एनिमल्स का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि ये पहले पृष्ठवंशी हैं जिनसे वार्म ब्लडेड एनिमल की शुरुआत हुई, यानी कि जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लड। प्रथम पृष्ठवंशी जो कि कैसे हैं? असमतापी की जगह हम बोलेंगे प्रथम समतापी। बर्ड्स के बाद मैमल्स भी पढ़ गया, मैमल्स भी समतापी होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सरीसृप असमतापी, उससे पहले पढ़ा एम्फीबियंस असमतापी, उससे पहले पढ़े कॉन्ट्रेक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज, कास्ती मत्स्य, अस्थि मत्स्य, सब क्या थे? असमतापी। समतापी की शुरुआत यहाँ से हुई, तो प्रथम समतापी जहाँ से प्रथम पृष्ठवंशी जिनसे समतापी या वार्म ब्लडेड की शुरुआत हुई है वो कौन है? एव या पक्षी। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है इसी के अंदर कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे कर पाते हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं हम, छोटी सी चिड़िया दाना चुग रही है ना। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इनको बार बार खाने की जरूरत पड़ती है और बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में बार बार इनको खाना खाते रहना पड़ता है। और खाते रहना पड़ता है वो इसलिए खाते रहना पड़ता है ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है ताकि इनको क्या मिल सके? क्विक एनर्जी सप्लाई, फटाफट एनर्जी मिल सके। तो ये जितना खाते हैं वो फटाफट मेटाबॉलाइज हो जाता है क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होती है। उसी के कारण तो इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। याद रखिए, ये समतापी है, लेकिन समतापी बने रखने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? बार बार थोड़ा खाते रहना पड़ेगा। और मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होती है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है, दे मस्ट फीड मोर ऑफन, इनको बार बार खाते रहना पड़ता है। बर्ड्स हैव मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर इन एंटायर एनिमल किंगडम।
पूरे एनिमल किंगडम में अगर किसी के भी शरीर का तापमान सबसे ज़्यादा होता है तो वो है पक्षी। याद रखिए, इनको हाथ लगाने पर इनका पूरा बॉडी ऐसा लगेगा जैसे कि बुखार आया हुआ, लेकिन वो बुखार नहीं है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर ही इतना होता है। सबसे हाई टेम्परेचर अगर पूरे एनिमल किंगडम में सभी प्राणियों में देखा जाए तो वो पक्षियों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होती है। तो मेटाबॉलिक हो जाएगा तो बार बार खाता रहना पड़ेगा, खाएंगे फिर वो मेटाबॉलाइट होगा, फिर खाएंगे फिर मेटाबॉलाइट होगा, क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है। ठीक है, तभी ये क्या कहलाए? समतापी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है। If a bird transfer from 30 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई पक्षी 30 डिग्री सेल्सियस वाले वातावरण से 10 डिग्री वाले किसी ठंडे वातावरण में चला जाए तो द बॉडी टेम्परेचर विल चेंज टू, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ऑप्शन है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, रिमेन्स अनचेंज्ड, या बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियसली अगर 10 डिग्री पे गए, अगर ये कैसे होते? असमतापी। असमतापी होते तो जितना वातावरण का टेम्परेचर उतना इनका टेम्परेचर हो जाता, लेकिन ये कैसे हैं? समतापी, अपने बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रखते हैं, यानी कि रिमेन अनचेंज्ड। 30 डिग्री में भी जितना इनकी बॉडी का टेम्परेचर था, मान लीजिए 50 डिग्री था बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री वाले वातावरण में, तो 10 डिग्री वाले में जाएगी तब भी कितना रहेगा? 50 ही रहेगा, नो डाउट, क्योंकि ये कैसे प्राणी है? समतापी। वातावरण के अनुसार इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, फिक्स रहता है इनके बॉडी का टेम्परेचर। ऐसे ही प्राणियों को हम क्या बोलते हैं? समतापी या वार्म ब्लडेड एनिमल, नॉट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके, आंसर क्या होगा? रिमेन अनचेंज, परिवर्तित रहेगा। देखिए, ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला मुर्गा, इसकी पूंछ कितनी लंबी है, बहुत लंबी होती है। ठीक है, जापान में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? ओनंगाडोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। हमारे अंदर और बर्ड्स के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सेम होता है? वो है वही वार्म ब्लडेड एनिमल। हम भी वार्म ब्लडेड है, हमारे भी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे हम ठंडे प्रदेशों में चले जाए, चाहे हम गर्म प्रदेशों में रहें, चाहे हम नॉर्मल प्रदेशों में रहें। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑलवेज बना रहता है। ठीक है, तो कौन सा नेचर है? समतापी जो इनका टेम्परेचर होता है मेंटेन रहता है, वही मैमल्स का भी रहता है। दोनों में, हमारे में और इनमें ये एक सिमिलरिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी फॉर्म। आपने पक्षी देखे होंगे, तो पक्षियों के अंदर देखिए ध्यान से, छोटे पक्षी हो चाहे बड़े पक्षी हो, सभी के अंदर इनकी बॉडी में एक चीज कॉमन होती है कि इनकी बॉडी जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप क्यों होती है? स्पिंडल का मतलब क्या होता है? नुकीली, आगे से नुकीली, पीछे से नुकीली, बीच में से मोटी। ऐसे हमेशा सभी पक्षियों की ये कॉमन बात है। क्यों? ताकि उड़ते वक्त जो एयर का प्रेशर है उसको ये क्या कर सके? कम कर सके। ठीक है, स्पिंडल शेप बॉडी होती है, हेड होता है, नेक होती है, ट्रंक होता है और टेल होती है। नेक आ गई यहाँ पर, अभी तक नेक प्रोड्यूस। हेड कैसा होता है? स्मॉल एंड राउंडेड। नेक इज लॉन्ग एंड वर्टिकल एंड फ्लेक्सिबल। नेक इनकी फ्लेक्सिबल होती है। देखो बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, इनकी नेक को फ्लेक्सिबल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, इनके अग्रभाग जो थे, हाथ जो थे, वो तो किसमें रूपांतरित हो गए? फीदर्स में, पंखों में रूपांतरित हो गए। अब बचे क्या? पेडल, केवल दो जिनसे चलते। तो अग्रभाग अब जो उनसे कुछ पकड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर इनकी जो नेक है उसको क्या होना पड़ा? मोर फ्लेक्सिबल बनना पड़ा। बराबर, क्योंकि वो तो किसमें रूपांतरित हो गया? तो पंखों में रूपांतरित हो गए, तो नेक को मोर फ्लेक्सिबल बनना पड़ा, है ना। और वो क्यों होती है अभी पढ़ेंगे जब हम इनका अंतर्गत पढ़ेंगे। ट्रंक इज कॉम्पैक्ट, ट्रंक काफी कॉम्पैक्ट होता है। टेल इज शॉर्ट एंड स्टम्पी, टेल अमूमन छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से बॉडी फॉर्म हो गई, सिंपल सी बात है। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में चलते हैं। पक्षियों में अगला कैरेक्टरिस्टिक है
लिम्स। लिम्स मतलब उपांग, और ये हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। इनमें अग्र और पश्च दोनों उपांग पाए जाते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, बट लेकिन अग्र उपांग जो होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो गए? पंखों में। फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट। उड़ने के लिए अग्र उपांग जो है वो पंखों में रूपांतरित हो चुके हैं। याद रखिएगा, wings are worked by powerful flight or pressed muscle attached to a large sternum or breastbone। इनके अंदर जो ये विंग्स है, विंग्स जो होते हैं उनकी जो मसल से, फ्लाइट मसल्स जिन्हें कहेंगे, जिनके कारण विंग्स जो है उनमें उनकी वजह से, जिनकी वजह से उड़ पाते हैं, तो इनमें फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं जो विंग्स और स्टर्नम को जोड़ने का काम करेगी। इनकी जगह देखिए, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। इनमें क्या होता है, जैसे पक्षी ऐसे है, ठीक है, अब ये पंख हो गए, तो ये जो पंख है इनसे निकलने वाली जो मसल्स है, बड़ी बड़ी फ्लाइट मसल्स, और इनकी स्टर्नम में एक कील निकली होती है ऐसे, ठीक है, उस कील से आकर फ्लाइट मसल्स जो होगी वो अटैच हो जाएगी ऐसे। तो अब ये जब उड़ेंगे तो ये जो कील होगी ये उन फ्लाइट मसल्स को सपोर्ट देने के लिए होती है। तो याद रखिए, फ्लाइट मसल्स इनके स्टर्नम से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से विंग्स जो है वो उड़ने में हेल्प करेंगे। उन विंग्स, उन फ्लाइट मसल्स की वजह से ही विंग्स वर्क करेंगे और तभी ये उड़ पाएंगे। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ब्रेस्ट मसल या फ्लाइट मसल्स में बोल देते हैं। ये फ्लाइट मसल्स किससे अटैच होती है? ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम उरोस्थी से। किसके थ्रू अटैच होती है उसका भी नाम याद रखिए। उरोस्थी के अंदर यहाँ पर एक अतिवृद्धि पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी उरोस्थी है, हमारे डिप्सिस से जुड़ी हुई, हमारे रूपांग है, यहाँ से मान लीजिए क्या निकले? मसल्स। तभी जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तब पंख खिलेंगे, ठीक है। तो उन मसल्स को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर ऐसे कील निकली होती है, जिनसे आकर यहाँ की मसल्स जुड़ेंगी, उसे बोलेंगे उरोस्थी में क्या निकली होती है? कील। कील ही बोलते हैं उसे। उससे क्या जुड़ती है? फ्लाइट मसल्स। और जब फ्लाइट मसल्स को सपोर्ट मिलेगा, वो हिलेंगे, तभी कौन वर्क करेगा? विंग्स वर्क करेंगे, तभी उड़ पाएंगे। ईच है जो 3 डिजिट्स। और आई पॉइंट और ये याद रखिए कि ईच हेड यानी अग्र उपांग जितने भी होंगे उनमें कितने पार्ट होंगे, कितने डिजिट्स होंगी? ओनली 3। ये भी पॉइंट याद रखिए। तो मेनली लिम्स के अंदर आपको याद रखना है 2 पेयर्स ऑफ लिंग, 2 जोड़ उपांग हाजिर हुए। अग्र उपांग यानी पश्चुपांग। अग्र उपांग किसमें रूपांतरित हो जाए? अग्र उपांग पंखों में रूपांतरित हो जाए, ठीक है। पंखों कैसे वर्क करे? फ्लाइट मसल्स आती हैं जो कील से जुड़ी होती है, उनकी वजह से पंख जो है वो उड़ने में मदद करेंगे, ठीक है। क्लियर? कील के बारे में याद रखिए। स्टर्नम में कील होती है जो फ्लाइट मसल्स को सपोर्ट देती है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिम्स में ही देखिए। अब अगला पॉइंट में इनके अग्र उपांगों की तो हमने बात कर ली। अब देखिए जरा इस पक्षी को देखिए। इस पक्षी को देखने पर आपको नजर आ रहा होगा जनरली हिंड लिम्स यानी पश्च उपांग यानी जो पैर हैं इनके, इन पैर जो हैं वो अलग अलग पक्षियों में अलग अलग कामों के लिए रूपांतरित हो गए हैं, ठीक है। किसी में चलने के लिए, किसी में दौड़ने के लिए, किसी में तैरने के लिए, ठीक है ना। जो तैरने वाले होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? वेब जाल पाया जाएगा बीच में, ठीक है। तो अलग अलग कामों के लिए इनके पश्च उपांग रूपांतरित होते हैं। और हर एक पैर में यूजुअली बियर 4 क्लाउड टॉयज, मतलब 4 टॉयज होंगे। फर्स्ट टॉय हॉलिक्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड यानी आगे की तरफ नहीं होकर पहला टॉय जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। चलिए तो हिंड लिम्ब के बारे में याद रखिए। और हिंड लिम्ब के अंदर एक पॉइंट जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि पश्च उपांगों में स्केल्स पाए जाते हैं, और उन स्केल्स को देखने पर ही हमें पता लगता है कि ये स्केल्स किसके मॉडिफिकेशन है? रेप्टाइल्स के। यानी सरीसृपों में जैसे स्केल्स पाए जाते थे वैसे इनके पैरों में पाए जा रहे हैं, जिससे पता लगा कि ये रेप्टाइल्स से ही क्या हुए होंगे? उद्भव हुए होंगे। हिंड लिम्स के बारे में वो भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो फीचर है इनका वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले देखिए ये क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not true for feathers of the birds?
पक्षियों के पंखों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा कथन गलत है? देखिए जरा, These are highly modified reptilian scales. जो पंख होते हैं वो भिंगड़ा का ही रूपांतरण है। सरीसृपों में जैसे भिंगड़ा पाए जाते थे, उनके हाईली मॉडिफिकेशन है फीदर्स। बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सही। These insulate the body, और इन्हीं फीदर्स की वजह से इनके अंदर जो बॉडी है, जैसे भिंगड़ा का काम क्या था, वाटर लॉस को रोकना, है ना? तो ये भी क्या करेंगे, इनकी हीट को, इनके अंदर पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे, लॉस ऑफ वाटर को रोक के रखेंगे, हीट को भी रोक के रखेंगे, तो इंसुलेट करते हैं बॉडी को। बिल्कुल सही अच्छी बात। द हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, पंख है तो ये फ्लाई में हेल्प करते ही हैं। बचा क्या? बी, आंसर वही होगा। क्या है? दीज आर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। क्या इनसे कभी गैस एक्सचेंज, सांस लेते हैं क्या पंखों से? नेवर, लंग से, नाक है, अलग से इंटरनल एयर से, उनसे श्वास लेते हैं। बिल्कुल गलत आंसर हो गया ना, तो इसलिए ये पूछा है नॉट ट्रू। कौन सा गलत है? सही होगा। ठीक है, तो आंसर होगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किन। स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटा याद रखिएगा। स्किन इज थिन, ड्राई एंड डिवोइड ऑफ ग्लैंड्स। उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। जैसे हमारी स्किन में तो स्वेट ग्लैंड्स है ना, इसकी वजह से हमारी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट। ठीक है, ऐसे एमबीबीएस में भी हमने पढ़ा कि म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो श्लेष्मा में बनाए रखती है उसमें। ठीक है, सरीसृपों में हमने पढ़ा था कि उनमें भी ग्लैंड्स नहीं होती है, तो वो भी ड्राई और प्रोटीफाइड स्किन रखते हैं। इनमें भी ड्राई स्किन होगी, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनली एक पॉइंट जरूर याद रखिए इस पॉइंट को, only uropygial or prim gland or oil gland is present at the base of the tail। जो इनकी पूंछ होती है, आपने देखा होगा कई बार पक्षियों को, कबूतर वगैरह को, तो ध्यान से देखिएगा, पक्षी क्या करते हैं, उनकी जो पूंछ होती है उसके पीछे की तरफ एक छोटी सी ग्लैंड होती है। वो क्या करते हैं, उसी ग्लैंड में से, वो बेसिकली प्रीम ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड कहलाती है, तो उसी ग्लैंड में से वो ऐसे थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और अपने जो पंख होते हैं, अपने पंखों को साफ रखने के लिए या अपने पंखों को वेस्कुलर रखने के लिए ये क्या करते हैं, उसी प्रीम ग्लैंड के ऑयल को लेते हैं और अपने पंखों को टाइम टाइम पर साफ करते रहते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, चोंच को पीछे ले जाते हैं, फिर ऑयल को लेके आते हैं, फिर अपने पंखों को ऐसे ऐसे करके उसमें साफ करते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी पूरी स्किन में कहीं पर भी कोई ग्लैंड नहीं है, केवल एक ग्लैंड इनकी पूंछ के पास में पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर पीछे वाले भाग में दिखाई गई है, प्रीम ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं इसे? प्रीम ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड। पूंछ के पास है इसलिए यूरो वर्ड आया है। यूरोपाइजियल ग्लैंड, प्रीम ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड एक ही है, प्रीम ग्लैंड। और जो ये जो फीदर्स को साफ करते हैं उसी के प्रोसेस को बोलते हैं प्रीनिंग। ठीक है, तो प्रीनिंग के लिए ऑयल कहाँ से आएगा? प्रीम ग्लैंड्स के लिए, ताकि टाइम टाइम पर अपने जो पंख हैं उनको क्या करते रहे, साफ करते रहे। क्लियर? ये ग्लैंड का नाम याद रखिएगा। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर पूंछ के पास एकमात्र ग्लैंड प्रीम ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अपने पंखों को टाइम टाइम पर साफ करते रहते हैं। ओके, और उनको ऑयलिंग करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्किन के अंदर ही देखिएगा ध्यान से, इनकी स्किन के ऊपर आपको पता ही है इनकी स्किन किससे कवर होती है? पंखों से कवर होती है। तो पंख जो होते हैं वो इनकी स्किन का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। एपिडर्मल होल्डिंग एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स इज प्रेजेंट ओवर द स्किन। जो स्किन होती है उसको कवर करते हैं फीदर्स। फीदर्स आर हाईली मॉडिफाइड स्केल्स। ये हमने पहले बोल दिया कि ये भिंगड़ा का ही रूपांतरण है। विषय में आया था तब भी बोला था, अभी भी याद रखिएगा कि इनके फीदर बेसिकली किससे ओरिजिनेट हुए होंगे? रेप्टाइल्स में जो भिंगड़ा थे वही भिंगड़ा बाद में चलकर क्या बन गए? फीदर्स बन गए। हाईली मॉडिफाइड स्केल्स जो थे वही पंखों में रूपांतरित हो गए। ओके, एंड इनकी पैरों में भी मैंने कहा था हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, विच इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, जो बताते हैं कि ये किससे ओरिजिनेट हुए होंगे? रेप्टाइल से। एंसेस्ट्री का मतलब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनके एंसेस्टर थे, जो इनके पूर्वज थे, वो रेप्टाइल्स थे। इसको बताने वाले
इसको इंडिकेट करने वाला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा? लेग्स के ऊपर पाए जाने वाले हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ओके, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी याद रखिएगा कि फीदर जो होते हैं वो भी हाईली मॉडिफाइड ढींगड़ा यानी स्केल्स ही होते हैं। वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा विकसित ढींगड़ा जो होंगे वही फीदर्स बन गए। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। दे कंजर्व बॉडी हीट। अब ये क्या काम करते हैं फीदर्स? पंख क्या काम करते हैं? बॉडी हीट को कंजर्व करके रखेंगे, बॉडी हीट को मेंटेन करेंगे, बचा के रखेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, हेल्प टू फ्लाई, उड़ने में मदद करेंगे, एंड प्रोवाइड कलरेशन टू द बर्ड्स। और जो आप डिफरेंट कलर के प्यारे प्यारे अलग अलग कलरफुल जो बर्ड्स आप देखते हैं वो कलर भी कौन प्रोवाइड कराता है? उन पक्षियों को उनके पंख। ओके, याद रखेंगे।